एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल, आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व गृह सचिव आरवीएस मणि। आरवीएस मणि साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। आरवीएस मणि साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि असम और मिजोरम दोनों राज्यों के बीच हमें जो झड़प दिखाई हुई है, वो असम में अपने 6 जवान की मौत हो गई कहीं न कहीं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखो, इसके कई कारण है और कई मूल रूप के कारण है, जिसका समाधान के जिसके उनका जो मूल कारण है, इसके हमने कई सालों से 70 साल से अनदेखी की गई है। 1972 से पहले ये जो मिजोरम था, एक जिला होता था असम। आप 60 और 70 के दशक में जब जाते थे तो जितने भी असम को छोड़ के बाकी जो 6 स्टेट थे, वो किसी कार्यकाल में पहले जिला रहे, फिर केंद्र शासित रहे, फिर जाके उनको राज्य का स्तर मिला। और हर चीज एक असम से उभर के आई है, परंतु असम के जितने जनजाति लोग, उनके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 371 में। कई ऐसे बी असम के लिए, सी मिजोरम के लिए, अन्य राज्यों के लिए सब क्लॉसेस है, जिसके अंदर से उस स्टेट को उतना प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि उनकी कल्चर, उनके लैंड ओनिंग राइट्स के ऊपर किसी को भी संशोधन जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, जो सांस्कृतिक तरीके से चलती आ रही है, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी को पावर नहीं है जी। लेकिन आरवीएस मणि साहब, गोली चलने तक की नौबत आ गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो उसके बावजूद भी, परंतु एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 72 में यूटी बनी, उसके बाद 87 में स्टेट बना मिजोरम, परंतु वो लोग आज भी अपने सांस्कृतिक व्यवस्था को ही मानते हैं, न संविधान के कुछ लोग को नहीं मानते, उन पर विश्वास नहीं करते, आदर नहीं करते। एक बहुत मूल को, परंतु असम के वजह से क्या हुआ है कि वो अपने तरीके से, इनका विभाजन तो हो गया, अलग हो गए, परंतु ये आज भी एक्टिविटीज इश्यूज है, कई चीजें। तो मूल रूप से कारण, एक और बहुत मूल रूप का कारण है कि करीमगंज जो इसके साथ जिला जो असम के है, और कचर जिला, ये सब इनके साथ सटा हुआ सीमा के इधर उधर है। इन सीमाओं में करीमगंज में विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, देशी लोग आके बस चुके हैं, अवैध तरीके से बचे हुए, और ये फैलाते ये मिजोरम के बॉर्डर बन चुके। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके रिटेलिएशन में, इसके विरुद्ध में उन्होंने आके असम का रिजर्व फॉरेस्ट में क्या किया, इसका कोई संज्ञान तो पूरे जांच से ही पता चल सकता। तो इन सारे बिंदुओं को इतना सादा नहीं, मगर एक बहुत जरूरी चीज है, हमें तुरंत ये जो हिंसा को रोकने के लिए एक अंतरिम समाधान निकाल के, एक अंतरिम वचन लेके सबसे कि भाई आगे हम हिंसा नहीं होने देंगे। फिर मेरा ये कि ये आज मिजोरम और असम के साथ है, कल किसी और के साथ, असम के साथ हो सकता है। तो इसके लिए एक जैसे समाधान साथ के साथ सीएम को बिठा के होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री फैसिलिटेट करती है, मगर समाधान उन्हीं लोगों को, पहले बहुत तो ज्यादा इन्होंने उभरने नहीं दिया, मगर आज बैठ के बहुत अच्छा अवसर है। ये हिंसा को पहले अंतरिम तरीके से किसी कुछ विकल्प निकाल के रोके, तत्पश्चात गृह मंत्रालय के स्तर पे या गृह मंत्री के स्तर पे बिठा के, साथ के साथ सीएम को बिठा के, कुछ तो गिव एंड टेक होगा, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, हर राज्य को देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश का कान जो है वो आंख से लड़ते रहे।
यह अंग है, देश के भिन्न भिन्न अंग है, जहां पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि खतरा है, क्योंकि चाइना का हाथ वहां पहुंचते पहुंचते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज इम्पैक्ट हमेशा ही है, और आज इस चुनौती भरे सिचुएशन में हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले एक अंतरिम समाधान निकाल के फिर एक 3 कार्यकाल रख के उस कार्यकाल के अंदर हम इसका एक संपूर्ण समाधान जो सहमति से निकल सकता है वो निकालना पड़ेगा, और ये अनिवार्य है। जो आज हिंसा हुआ है, खेद है कि 6 लोग मर गए या तो 15 लोग मर गए। मोर इम्पोर्टेंटली ये इसको एक अपॉर्चुनिटी बना के पूरे नॉर्थ ईस्ट में विकास का तो काफी कार्य हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ बना है, तो इस जगह पे अगर है तो इसको अनदेखी ना करें, इसको डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट बोलते हैं, इसको दरी के नीचे ना दबाएं, इसको बिल्कुल हाथ से सीधा सामने इसका विकल्प। जी ठीक है। आरवीएस मणि साहब, ये एक्चुअली क्या है? क्योंकि यहाँ देखिए ये सटल तरीके से ये बात कही गई, लेकिन दोनों ने इस बात का उल्लेख किया क्या मिजोरम में 122% मुस्लिम आबादी का बढ़ना 1991 से 2021 तक ये कंसर्न है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, आप 2012 में जाएंगे तो एक असम के एक जिले कोकराझार में जो बोडोलैंड बीटीसीए के अंडर आता है, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमी बीटीएसी के अंदर, वहां पर भी एक ऐसे रयाट्स हुए थे। कोकराझार जो एरिया है वो बोडो का एरिया है, और बोडो के एरिया में रिजर्व लैंड है, बाहर के व्यक्ति को या जमीन खरीद नहीं सकते। इसका जो मूल कारण है कि आदिवासी लोगों को जमीन से बहुत प्यार होता है, जल जमीन और जंगल, इसको बहुत वो सुरक्षित रखते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। इनका जो कल्चर है ये बहुत जरूरी है, इसको हम समझे। हम जो पैन इंडिया में लोग रहते हैं ये लोग समझे कि जब उनके साथ इन चीजों के ऊपर आप खिलवाड़ करोगे तो यकीनन आपको मैं पूरा विश्वास से कह सकता कि उनके तरफ से एक तरीके से लड़ाई हो गई है, वायलेंस वगैरह हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और जहां से आप बता रहे मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बढ़ने से ज्यादा ओरिजिनली तो यहाँ पर ईसाई लोग थे, और या फिर बाकी लोकल रिलीजियस और कुछ हिंदू वगैरह जो बचे हुए थे। मुस्लिम आबादी को अंदर एंट्री करना, जहां पर इनर लाइन परमिट तक जारी है, सिर्फ अवैध तरीके से हो सकता था, और अवैध बांग्लादेशी घुसे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, इसको हमें अनदेखी नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं खेलना चाहिए, इसके ऊपर कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं खेलना चाहिए, और ये बहुत यहीं पे बस कुछ दिखती है, क्योंकि AUDF के अंदर से उनके संरक्षण में काफी बांग्लादेशी अवैध तरीके से इधर करीमगंज वगैरह में जो ईस्टर्न सबके वहां उन्हीं में से अल्टीमेटली यही पाया गया, प्रचार नहीं किया गया। कोकराझार में भी बांग्लादेशी थे जिन्होंने हिंसा का आरोप किया, जिसके जवाब में जनजाति लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को संरक्षण करने के लिए उसके विरुद्ध में उन्होंने आक्रमण किया। यहाँ पर भी मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि ऐसा ही कुछ यथाकथित स्थिति हुई, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह। आरवीएस मणि साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि विवाद के बीच असम सरकार का बड़ा फैसला लिया गया कि मिजोरम बॉर्डर पर 4000 कमांडो तैनात होंगे और असम पुलिस के आईजीपी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। असम इलाके में हुई झड़प जांच में असम पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी। इस पर आपको क्या लगता है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर सुलझेगा या पॉलिटिकल अथॉरिटी को सुलझाना चाहिए और वो नहीं कर पा रही है? देखो, पॉलिटिकल अथॉरिटी को साथ बैठ के सुलझ सकता है, वार्तालाप संवाद से ही सुलझ सकता है। आप इधर कमांडो लाओगे, किसको मारोगे? कमांडो जी भारत सरकार के, भारत के ही नागरिक भी मरेंगे ना। इधर के खेद बात है कि 6 लोग उन्होंने मिजोरम में जो भी आरोप किया या किसने आरोप किया, परंतु ये कमांडो करके मिलिट्री सोल्यूशन हमारे देश, बाकी जो विरोधी है उनके साथ करो, विरोधी देशों के साथ करो। राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय विरोध को ऐसे सुलझाना एक बिल्कुल
ठीक नहीं। और ऐसा कुछ ना कहे जिससे लोग बाग प्रभोग हो जाए। हम इसका विकल्प निकलेगा तो भारत सरकार के नेतृत्व में निकलेगा या फैसिलिटेशन में निकलेगा, उनकी मदद से निकलेगा और सारे लोगों को बिठा के तुरंत डीमिलिटराइजेशन वगैरह करके जो भी करना है उसके बाद सबको एक टेबल पे बिठा के भले ही जरूरत पड़े तो सारे साथ के साथ ही एक जगह बैठ के चर्चा आरंभ करके कि भाई तुम लोग अपने तरीके से समाधान निकाल के कमरे से आगे बढ़ना, उस हिसाब से जो प्रयोजन अगर आवश्यकता है तो करिए। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो ये सबसे बढ़िया एक अप्रोच है जी। आरवीएस मणि साहब, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।